आज अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन सिविक्स का चैप्टर 2 यानी कि फेडरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा बहुत जो अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में, उसकी थोड़ी सी समरी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ शुरुआत के 5-10 मिनट, जिससे कि वो जो है रिवाइज हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने जो फर्स्ट चैप्टर था अपना पावर शेयरिंग, अपना जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था बेटा पावर शेयरिंग। ठीक है, इसके अंदर हमने दो कंट्रियों की बेटा स्टोरी देखी थी, टू कंट्रीज की स्टोरी देखी थी। एक थी श्रीलंका, सेकंड थी अपनी बेल्जियम। ठीक है, इनके अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी बेटा किसको लेके, मेजोरिटी को लेकर के, अच्छे से हमने उसको कवर किया कि क्या क्या सिचुएशन बनी थी और क्यों बनी थी। ठीक है, इसके बाद दोनों ही कंट्री के अंदर बेटा जो है डेमोक्रेसी है। ठीक है, बट एक कंट्री जो है बेल्जियम, उसमें जितनी प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गई थी। बट जो दूसरी कंट्री थी बेटा श्रीलंका, उसमें ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो कंट्री और कहीं ना कहीं सिविल वॉर की ओर चली गई। ठीक है, तो ऐसा बेटा इसलिए हुआ था क्योंकि कंट्रीज के अंदर जो लीडर्स थे उन्होंने सिचुएशन को समझा, अपनी समझदारी दिखाई और उन सिचुएशंस को लेकर उन्होंने क्या लॉ पास कर दिए, यानी कि जो पावर्स थी उनको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, बेल्जियम के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया था 4 बार। 1973 से लेकर 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें 4 बार अमेंड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट अमेंड था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड था अपना स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड था अपना कैपिटल को लेकर, ब्रुसेल को लेकर के, और फोर्थ था अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक था वो था अपना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जिसके अंदर हमने देखा हॉरिजॉन्टली पावर शेयरिंग, दूसरा हमने देखा वर्टिकली पावर शेयरिंग। ठीक है, थर्ड हमने देखा प्रेशर ग्रुप्स, और फोर्थ हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अपने इंडिया में जो है 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। फर्स्ट अपना सेंट्रल यानी कि यूनियन, सेकंड अपना स्टेट यानी कि प्रोविंशियल। बट जो बेल्जियम था उसमें जो पावर शेयरिंग की गई थी 3 स्टेज पे की गई थी, सेंट्रल में, स्टेट में और कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए, हमने यहाँ पे देखा था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आज हम जो सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फेडरलिज्म, उसमें हम देखेंगे वर्टिकली पावर शेयरिंग को विद डिटेल में, यानी कि इस चैप्टर में हम वर्टिकल पावर शेयरिंग को डिटेल में जाकर के, यानी कि इसकी गहराई में, डेप्थ में जाकर के इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं। आई होप कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर था अच्छे से समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ सेकंड चैप्टर में अपना 100% देने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको जो है स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है स्लाइड शेयर कर दी गई है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अपना फेडरलिज्म। ये है अपना चैप्टर 2 सिविक्स का। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो यहाँ पे हम वर्टिकली को कुछ ज़्यादा ही डिटेल में यानी डेप्थ में जा करके समझेंगे कि क्या है वर्टिकली पावर शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है अपना हाथी और ये है अपना जो भी है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इस पर्सन को यानी कि जो मैन है इसको अपन बोल रहे हैं यूनियन, यानी कि इसको अपन कह रहे हैं सेंट्रल। देन जो हाथी है इसको अपन कह रहे हैं बेटा स्टेट। स्टेट को बेटा एक वर्ड और आप लोग ध्यान रखना, इसको अपन कह रहे हैं बेटा प्रोविंशियल। ठीक है, प्रोविंशियल जिस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए समझ लेना बेटा वहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस हाथी को इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है बेटा, यूनियन दे रही है, यानी कि किस तरीके से काम करना है, कहाँ जाना है, कैसे फैसले लेने, किस तरीके से लॉ बनाना है। ठीक है, आप लोगों को अगर इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में हाई लिख करके मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को देन पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना मीनिंग निकल करके आता है फेडरलिज्म, तो इस
वर्ड से आप लोगों के मन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है कि फेडरलिज्म क्या है? तो देखो, कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो है एक गवर्नमेंट सिस्टम अपन कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, यानी कि एक सिस्टम गवर्नमेंट का एक तरीका, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो पावर्स है उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बेटा, डिवाइड कर रहे हैं तो किसी दो लोगों के बीच में डिवाइड हो रही होगी पावर, किसी एक के हाथ में देंगे तो वो पावर का डिवाइडेशन नहीं माना जाएगा, यानी कि एक पर्सन से सेकंड पर्सन को अपन दे रहे हैं तो उस पावर को अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन जो किसके बीच में डिवाइड हो रही है पावर, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी कि जिस कंट्री में बात चल रही है उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो यूनिट्स डिफाइन की गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं, जैसे कि सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया और साथ ही साथ लोकल हो गया, यानी कि जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के बीच में जो है पावर्स को क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कैसे करने बेटा, वर्टिकली। वर्टिकली कैसे, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आगे अपन इसको देखेंगे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है इसको अपन आगे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, इफ फेडरेशन कंट्री फॉलोइंग फेडरलिज्म, यानी कि जो कंट्री है बेटा कैसी है, फेडरेशन वाली है, उसके अंदर क्या फॉलो कर रहे हैं अपन, फेडरलिज्म। इसमें क्या हो रहा है, जो जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पे डिवाइड है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पर डिवाइड है, यानी कि एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया स्टेट, ठीक है। अब ये दोनों ही लेवल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल वाली, ये क्या करेंगे ना, जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगी, एंजॉय करेंगी, यानी कि सेंट्रल को कोई रोकने वाला नहीं है कुछ भी काम करने से, कुछ भी डिसीजंस लेने में, और स्टेट को भी यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला, कि स्टेट को कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाला कि तुम इस तरीके से काम करो, इस तरीके से गलत है। इसका जैसा मन चाहे वैसे वो काम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होने वाली, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है। इसके बाद वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कि एक जो गवर्नमेंट रहेगी, यानी कि जो सेंटर, यानी कि जिसको अपन यूनियन भी कह रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट रहेगी वो पूरी कंट्री के लिए रहेगी, यानी एंटायर द कंट्री, होल कंट्री, यानी कि इंडिया में यूनियन जो है पूरी कंट्री के लिए काम करेगा, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को लेके, यानी कि पूरी जो कंट्री है उसकी जो इंटरेस्ट की बात आएगी वहां पे कौन आएगा, यूनियन आएगा एज अ नेशनल निकल के, ठीक है, सेंट्रल निकल के। इसके बाद जो आती है गवर्नमेंट अपनी, स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट लेवल पे ये क्या काम करेगी, जो डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आने हैं, डे टू डे लाइफ में जो काम होता है उसके ऊपर जो लॉ वगैरह आएगा उसको लेकर के ये काम करेगी, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज डिफाइन कर दी गई है, बुक इस लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज है, जैसे अनपढ़ भी बेटा समझ लेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो है डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है इसके बीच में, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम में। तो देखो, यूनिटरी सिस्टम में जो पावर है बेटा वो सेंट्रलाइज होगी। सेंट्रलाइज का मतलब किसी वन पर्सन के हाथ में जो है पूरी पावर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखने की कोशिश की है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे ओनली क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो और भी यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, वो सब क्या रहेंगी, सेंटर की बेटा सबऑर्डिनेट रहेंगी, यानी कि सेंटर उसको क्या देगा, ऑर्डर्स देगा, और उन ऑर्डर्स को जो है मानना पड़ेगा, यानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, इसकी जो सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं उनको, सब यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको। इसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ऑर्डर है बेटा पास कर दिया तो उसको डिनाइड नहीं कर सकता, यानी कि प्रोविंशियल यानी कि स्टेट उसको मानने से इनकार नहीं कर सकता, यानी कि डिनाइड नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट यानी रीजनल गवर्नमेंट हो। इसके बाद है थर्ड पॉइंट बेटा अपना, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसी है बेटा, सुप्रीम है, यानी कि सर्वोच्च है, ठीक है। सबसे मेन जिसको अपन कहेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जितनी भी पावर्स है वो सब एक पर्सन के हाथ में होगी, जो कि कहाँ बैठेगा, सेंट्रल में यानी यूनियन में, ठीक है। हैज डेलीगेटेड देम देयर पावर्स may be broadened and renamed narrowed by the सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो अपना सेकेंड सिस्टम है जिसको अपन कह रहे हैं फेडरल सिस्टम, इसमें क्या होगा,
देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल के अलावा और भी तरह की गवर्नमेंट देखी जाएगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी। टू और उससे भी ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं फेडरल सिस्टम में, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बेटा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं दे सकती किसको, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है, सिर्फ एक सलाह दे सकती है, यानी कि एडवाइस दे सकती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। उसको मानना ना मानना ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको बात माननी है या नहीं माननी है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी कंडीशन में जो है आंसरेबल नहीं होगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनको अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, बता चुका हूँ बेटा ऊपर। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, यानी कि फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट रहेगी, जो पावर रहेंगी, उनका जो है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसे कि सेंटर हो गया, लोकल हो गया और स्टेट हो गया। ठीक है, टू और मोर टायर्स में। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न, यानी कि जितनी भी टायर्स है बेटा गवर्नमेंट के, वो क्या करेंगे बेटा, सेम सिटीजन पर रूल करेंगी, यानी कि जिस सिटीजन को लेकर के सेंटर रूल बनाएगा यानी यूनियन रूल बनाएगा, उन्हीं सिटीजन्स को लेकर के जो है रूल कौन बनाएगा बेटा, स्टेट बनाएगा। स्टेट के लिए जो सिटीजन्स हैं बेटा बाहर से नहीं बुलाने पड़ेंगे, इसी के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही जो सिटीजन्स रह रहे हैं उन पर ही दोनों जो है रूल करेंगे, यानी गवर्न करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनके जो ज्यूरिडिक्शन है बेटा वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक, यानी कि एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इनके जो मैटर्स हैं एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, लेजिस्लेशन बना दिया, टैक्सेशन कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। इनको चलाने वाले बेटा अलग अलग रहेंगे, बस सिटीजन एक ही रहेंगे। देखो, कानून भी एक सिटीजन के लिए बनेगा, टैक्सेशन भी उसी सिटीजन से लिया जाएगा और शासन भी उसी सिटीजन पे किया जाएगा। समझ में आया, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसी के ऊपर हो रहा है। द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट है, द फंडामेंटल ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें जो चेंजेस करना होगा कुछ भी, तो कोई भी एक लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती। इसमें अगर कोई भी चेंजेस करना होगा, कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको दोनों की दोनों बैठ करके सलाह करेंगे बेटा, सिटिंग करेंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस कर पाएंगे। अगर सेंटर चाहे कि वो अकेले चेंज कर दे किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो चेंज नहीं कर पाएगी। वही चीज़ बेटा स्टेट पे भी लागू होती है, स्टेट भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़, तो उसके लिए दोनों को बैठक बुलानी पड़ेगी, सिटिंग करनी पड़ेगी और वहाँ से जो है बिल पास करना पड़ेगा, तब जाके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। और इस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, आर्टिकल 368 के अंदर जो है अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे बेटा काम करने के लिए रुपए चाहिए बेटा, क्या चाहिए, मनी लगेगा। तो मनी कहाँ से आएगा बेटा, टैक्स से आएगा, और टैक्स यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू कौन देगा बेटा, रेवेन्यू देगी यहाँ पे सिटीजन यानी कि जनता, उस कंट्री की जनता प्रोवाइड करेगी रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अपने टू है, फर्स्ट और टू। फर्स्ट क्या है, फेडरलिज्म जो है यूनिटी को प्रमोट करती है। यूनिटी यानी कि भाईचारा, कंट्री के अंदर एकता, अखंडता, भाईचारे की जो मिसाइल है उसको कायम रखने के लिए प्रमोट कर रही है क्या बेटा, फेडरलिज्म यानी कि फेडरेशन। ठीक है, प्रमोट कर रही है कंट्री की यूनिटी को। ठीक है,
इतना हुआ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है अपना, एक मिनट, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज, यानी कि जो लोकल प्लेसेस है बेटा वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मध्य प्रदेश में जैसे मुरैना में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, मुरैना वाले में भी एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है, बट अपन इधर चले जाएंगे बैतूल साइड, सिडौल साइड, ठीक है, सीहोर साइड, उधर की लैंग्वेज बेटा थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, डाइवर्सिटीज है। और दूसरी डाइवर्सिटी बेटा अपन क्या देखेंगे, अपनी जो लोकल वाले एरिया हैं उनमें अपन हिंदू मंदिर को देखेंगे, साथ ही साथ मुस्लिम मस्जिद को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही जगह में बेटा डाइवर्सिटीज है, उनके अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, अलग रिलीजन्स, अलग लैंग्वेज, यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिटी। इसके बाद देखेंगे डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म, डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म, यानी कि जो फेडरेशन है उसको अपन किन किन तरीकों से, किस किस तरीके से अपन बना सकते हैं। फर्स्ट जो होगा अपना, यानी कि जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यानी कि जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज यानी कि हैं, उनको एक साथ बुला करके फेडरेशन बनाना। जैसे कि स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आकर के क्या कर रहे हैं बेटा, एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, और उसको फेडरेशन कह रहे हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, द सेकंड रूट इन्वॉल्व दैट अ लार्ज कंट्री, यानी कि बड़ी कंट्री में डिसाइड करते हैं कि जो पावर्स है उसको डिवाइड कैसे करना है और किन किन लोगों के बीच में डिवाइड करना है, ये अपन सोचेंगे। ठीक है, और उनको साथ बुला करके, यानी जितनी भी कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको लेकर के पावर्स का बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ जो कंट्री है वहाँ की सिचुएशंस को देख करके वो कंट्री काम करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में यहाँ क्या किया गया है, पावर्स को शेयर किया गया है, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर्स का। ठीक है, पावर को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ऐसा क्या है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बना रही है, तो इंडिया के अंदर जो फेडरल कंट्री बना रही है, मैंने क्या कहा था, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पहले सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर लोकल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है सर, आ गया समझ में हमें। तो देखो अपना जो, हाँ, द 12 द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बेटा लिस्ट दी गई है कि इनमें डिफाइन कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी लॉ बनाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि कंट्री की आर्मी है, यानी कि डिफेंस है, उसको लेकर के स्टेट लॉ बनाने लग जाए। अगर स्टेट लॉ बनाने लग जाएगी तो जो आर्मी है कहीं ना कहीं इन जगह को छोड़ के कहाँ आ जाएगी, इधर। ठीक है, पूरी की पूरी पुलिस जो फोर्स, वो आर्मी फोर्स है, सीएम अपने पास रख लेगा, ऐसा होगा। बट कुछ सब्जेक्ट्स बेटा स्टेट को दे दिए गए हैं, यहाँ कुछ सब्जेक्ट यूनियन को दे दिए गए। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं जिनको लेकर के दोनों की दोनों जो है, और कुछ सब्जेक्ट्स को लेके बेटा दोनों की दोनों जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट्स पे बेटा सेंटर लॉ बनाएगा उनको हमने कहा यूनियन लिस्ट। ठीक है, इनमें सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए गए हैं, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस में बीएसएफ, आर्मी। ठीक है, ये सारी आर्म फोर्सेस आ जाएंगी। इसके बाद फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो विदेशी मामले होते हैं, फॉरेन मामले होते हैं, उनमें जो इंटरफेयर करेगा वो कौन करेगी बेटा, सेंटर देखेगी उनको। अब जैसे कि बैंकिंग वगैरह है, बैंक वगैरह, उनको कौन देखेगा बेटा, सेंटर यानी यूनियन देखेगी। कम्युनिकेशन एंड करेंसी, यानी कि कौन से रुपए चलाने हैं, कौन सी मनी नहीं चलानी, रेगुलेशंस वगैरह, उनको भी कौन देखेगा बेटा, यहाँ पे यूनियन यानी सेंटर देखने वाली है। और सेंटर ही यहाँ पे बेटा लॉ बनाएगी इनको लेकर के। इसके बाद ये लिखा था यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, यहाँ जो है यूनियन गवर्नमेंट ही सिर्फ लॉ बना सकती है। इसके बाद आ जाओ बेटा सेकंड लिस्ट, जिसे अपन कह रहे हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्यों कह रहे हैं इसको अपन, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रहेगी वो कौन करने वाला है, स्टेट। ठीक है,
तो स्टेट में कुछ सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए गए, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ इनको लेकर के जो भी लॉ बनेंगे, लॉ वो स्टेट बनाने वाली है, ठीक है। इतना समझ लो, जा बाकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। इसके बाद आती है बेटा थर्ड लिस्ट, जिसको अपन कह रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो लॉ बनेंगे, जो भी डिसीजंस होगा, वो कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, ठीक है। दोनों को यहाँ इक्वली पावर दी गई है। अब जैसे कि एजुकेशन पे जो लॉ बनेगा, वो सेंटर भी कर सकती है, स्टेट भी बना सकती है, फॉरेस्ट को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, मैरिज को लेकर के एंड एडॉप्शन को लेकर के जितने भी लॉ बनेंगे, उनको स्टेट भी और सेंटर भी दोनों बना सकती है बेटा, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपके मन में जो जितने भी डाउट हो बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन डाउट्स को जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं आप लोगों के लिए अलग से सीरीज ले आऊँगा प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, जहाँ हम इसके PYQ, ठीक है, देखेंगे, साथ ही साथ MCQ भी देखेंगे। तो इन सबसे क्या होगा, आपके मन में जितने भी डाउट्स रहने वाले हैं वो सभी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी कि हम किस तरीके से जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हो गया बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि लैंग्वेज बेस, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल दिया है, क्या बेटा 8th शेड्यूल दिया है, उसके अंदर लैंग्वेज डिफाइन की गई है कि इंडिया में कितनी टाइप्स की लैंग्वेज है। तो इंडिया में 22 लैंग्वेज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन किया गया है कि अगर इन 22 लैंग्वेज के अंदर कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है तो वो एग्ज़ाम वैलिड रहेगा। अगर इनके बाद भी अगर कोई 23 लैंग्वेज में, अगर 23वीं लैंग्वेज में कोई एग्ज़ाम देता है तो वो एग्ज़ाम वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट एंड मेजर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, फ्रॉम 1947 टू 2017 मैनी ओल्ड स्टेट्स वैनिस्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो पुराने थे उनको हटा दिया गया और कुछ न्यू स्टेट्स यहाँ पे बना दिए गए, बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब जैसे कि कोई एक बड़ा सा एरिया है जिसको अपन कह रहे हैं मध्य प्रदेश। अब इस मध्य प्रदेश में बेटा जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो पीपल्स हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि हिंदी बोल रहे हैं वो सब के सब, नहीं। अब यहाँ काफ़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, काफ़ी मराठी बोल रहे हैं। तो क्या किया, जिस रीजन में मराठी बोल रहे हैं उस रीजन को अलग स्टेट बना दिया गया एज अ महाराष्ट्र, ठीक है। और जितने जितने में बेटा हिंदी बोली यार, इसको अपन ने क्या बना दिया, मध्य प्रदेश। तो जितने भी मध्य प्रदेश वाले हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या कर दिया गया, जो लैंग्वेज थी हिंदी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसकी बेटा, ओनली स्टेट की, पूरी कंट्री की जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज डिफाइन नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बेटा अपनी नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज अपन कह सकते हैं स्टेट की, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें लैंग्वेज डिफाइन की गई है बेटा, कितनी लैंग्वेज की गई है, 22 लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज। बेटा फिर से कह रहा हूँ, हिंदी जो है सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना प्लीज। नॉट नॉट नेशनल लैंग्वेज, ये कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी बेटा, हिंदी। हिंदी से क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेज, हिंदी को छोड़ करके 21 लैंग्वेज और है जो कि इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसमें डिफाइन की गई है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन की गई है बेटा, 8th शेड्यूल के अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। 22 लैंग्वेज है बेटा, चेक करना, बोडो वगैरह, सिंधी वगैरह, बहुत सारी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद स्टेट कैन हैव दियर ओन लैंग्वेज, हर स्टेट के पास उसकी खुद की लैंग्वेज मिलेगी। जैसे कि महाराष्ट्र में बेटा मराठी, मध्य प्रदेश में बेटा हिंदी,
उड़ीसा चले जाओ बेटा तो वहाँ उड़िया देखने को मिलेगी, ठीक है। वेस्ट बंगाल चले जाओ तो वहाँ वेस्ट बंगाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी, बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंटर है और स्टेट है, सेंटर और स्टेट इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। तो देखो, इफ नो सिंगल पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी, यहाँ पे कोई अगर सिंगल पार्टी है जो कि बेटा कहाँ बैठ रही है, लोकसभा में बैठ रही है, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है, उसके पास अगर मेजोरिटी यानी कि एकजुटता नहीं है, तो वो क्या करेगी, द मेजर नेशनल पार्टीज उनके साथ क्या करेगी बेटा, अलायंस गवर्नमेंट बना लेगी, यानी कि छोटी छोटी पार्टियों से अपने आप को बड़ा कर लेगी। बता चुका हूँ बेटा अलायंस गवर्नमेंट, तो वहाँ उसी की बात चल रही है। दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूँगा, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो जा करके बेटा पहले फर्स्ट क्लास देख करके आए, तब उसको ये क्लास समझ में आने वाली है। इसके बाद दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो जो वर्ड बेटा मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था डिसेंट्रलाइजेशन, देखो यहाँ मैं उसको भी डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ कि डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो रहा है। देखो दो तरीके से वर्ड होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में जो पावर है बेटा किसी एक पर्सन के हाथ में रहने वाली है, और डिसेंट्रलाइज की जो पावर है बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, दूसरे से तीसरे पर्सन पर जो है डिवाइड होने वाली है, ठीक है। जहां पावर डिवाइड हो रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइज, और जहां पावर एक हाथ में है बेटा उसको अपन बोल रहे हैं सेंट्रलाइज, ठीक है। तो when power is taking from center and state government given to the local government, it is called डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से बेटा लोकल पे आ गए, इसको अपन ने क्या कह दिया, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। इसके बाद द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज टू कनेक्ट एंड सॉल्व लोकल पीपल प्रॉब्लम। इससे क्या होगा जी, इससे क्या होगा जो प्रॉब्लम्स है बेटा किसकी, लोकल पीपल्स की, जैसे कि विलेजेस में जो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आएगा, इसको कौन सॉल्व करेगा, जैसे गांव में है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कौन होगा बेटा, सरपंच होगा, ठीक है। कौन होगा, सरपंच, ठीक है। अब सरपंच के पास मोदी जी जो है पावर ही ना दे, सरपंच बना ही ना, तो उन पावर्स, तो उन प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जो है पावर्स का क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि बंटवारा कर दिया गया। जगह जगह हर व्यक्ति को जो है ऑफिसर बना दिया गया उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हाँ, इसके बाद द बेसिस आइडिया बिहाइंड ये अपना हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, A major step towards decentralized was taken in 1992, यानी कि ये जो स्टेप लिया गया था, कब लिया गया था, 1992 में लिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चेंज लेकर के आए, कब, 1992 के अंदर, ठीक है। जिसमें जो है 30 years ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पे पहले स्टेट था और सेंटर था, बट 1992 के बाद ये जो पावर है बेटा इसको लोकल में भी कर दिया गया एज अ पंचायती राज, ठीक है। तो देखो सम फीचर्स ऑफ द 30 years लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आ गई। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं दो तरीके से, एक अर्बन, एक रूरल। अर्बन यानी सिटी और रूरल यानी कि बेटा विलेज, ठीक है। तो देखो इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यहाँ पे क्या होगा, जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है वहाँ भी इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में बेटा पार्टिसिपेट कौन करेगा, वहाँ की जनता, ठीक है। वहाँ की जनता ही, जैसे चुनाव होते हैं बेटा पार्षद के, तो पार्षद को वोट दिए जाते हैं, वहाँ की लोकल कॉलोनी की जो पीपल्स है उनके द्वारा उसको जिताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सीट आर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे जो सीट है रिजर्व देखने को मिलेगी बेटा किसकी, SC ST की, ठीक है, और OBC वालों की, ठीक है। और जो जनरल वाले हैं बेटा उनके लिए सिर्फ ठेंगा है, ठीक है।
बुरा नहीं मानना बेटा जनरल वालों, क्या करें सर हम, हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं सर। और हाँ, क्लास में बेटा टिक के नहीं बैठना है किसी को भी। क्या होता है, क्लास चल रही होती है और हम यूँ बैठ जाते हैं बेटा, है ना, कोई यूँ बैठा है कोई यूँ बैठा है, तो ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक है। सीधा फोकस करना है बेटा क्लास पे। अरे सर हम क्यों माने आपकी बात, हम तो ऐसे ही बैठेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना, एट लीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशन। अब इसमें जितनी भी पोजीशंस होंगी उसमें रिजर्व की जाएंगी बेटा किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। जितनी भी पोजीशंस होंगी उसमें वन थर्ड जो पोजीशन है बेटा वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व की जाएंगी, क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपेट करने वाले जो है बेटा मेन के साथ साथ वुमेन भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अपना जो फोर्थ पॉइंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। देखो यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है बेटा, कंडक्ट कर रहा है बेटा क्या, पंचायती राज में जो इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं वो कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखना, लोकल गवर्नमेंट कौन कंडक्ट करवा रहा है बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसको अपन क्या करें बेटा, पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत में यानी कि सरपंच वाला इलेक्शन, और म्युनिसिपल इलेक्शन यानी कि महापौर वाला इलेक्शन, ठीक है। कंफ्यूज क्रिएट मत करना। हाँ, और जो समझ में ना आए कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से वीडियो डाल दूंगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स, ठीक है, रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब कुछ पावर्स जो है शेयर करती है किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम हो बेटा करने के लिए आई वांट मनी, यानी कि पैसा लगेगा, बिना पैसे के तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पंचायती राज सिस्टम पर किसे कहेंगे सर, पंचायत तो सर उसको बोलते हैं जो हमारे गांव में हुआ करती थी। गांव में बेटा क्या हुआ करता था कि सर एक सरपंच हुआ करता था, उसके साथ चार निठल्ले इंसान होते थे, ठीक है। वो कहीं पे भी करियर डाल के बैठ जाते थे और सर बातें करते थे, और बातों ही बातों में सर वो क्या करते थे, डिसीजन ले लिया करते थे, है ना। उसको अपन क्या कहते हैं सर, पंचायत, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी को बोलते हैं अपन पंचायत। तो देखो ये कहाँ होता है बेटा, सर ये तो गांव में होता है, सिटी में कहाँ देखने को मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा बेटा, गांव में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रूरल एरिया है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विलेज, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानेंगे बेटा, पंचायत को पंचायती राज से, ठीक है। ठीक है सर, हो गया ये भी। इसके बाद ईच विलेज यानी कि हर गांव के अंदर, जितने भी गांव है बेटा स्टेट्स के अंदर, उनमें जो है ग्राम पंचायत अपन को देखने को मिलेगी। ऐसा है क्या कि कहीं देखने को ना मिले, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। अगर गांव है तो गांव के अंदर सरपंच भी होगा, और सरपंच है तो उसके चार ढल्ले भी होंगे। अरे बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हर गांव में होगी, ठीक है सर। इसके बाद दिस इज काउंसिल कंसिस्टेंसी ऑफ सेवरल वर्ड मेंबर्स आर कॉल्ड। इसमें जो मेंबर्स होंगे, एक होगा पंच, उसके साथ सॉरी पंच होंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट होगा, जिसको जिसको अपन क्या बोलेंगे, सरपंच। यानी कि सरपंच होगा एक और निकलने होंगे चार, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। इसके बाद दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और ये सर इनका जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्शन होता है बेटा सर डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब यानी कि गांव के अंदर जितने भी लोग हैं और लोगों की बेटा 18 प्लस जो एज है, वही क्या करेंगे बेटा, इन इलेक्शन में वोट कर पाएंगे, वोटिंग हो पाएगी उनकी, यानी कि, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ जो 18 प्लस वाली बात हो रही है, तो 18 प्लस से उस 18 प्लस पे मत जाना बेटा, इधर ही रह जाना। अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट मत करो, वरना कहीं के नहीं रहने वाले। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तो 18 प्लस का मतलब यहाँ पे, हाँ, वोट से मतलब है, वोटिंग से, ठीक है। अगर 18 से कम होगा तो वो वोट नहीं डाल पाएगा, देन 18 प्लस होगा तो वो वोट डाल देगा, ठीक है सर, समझ में आ गया।
अब यहाँ देखो बेटा, जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे यानी रूरल लेवल पे है, ठीक है। और पंचायत समिति है बेटा वो ब्लॉक लेवल पे देखी जाएगी, और जिला परिषद है वो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया हमें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड निकल करके आ रहा है बेटा वो है अपना क्या, ग्राम सभा। क्या है बेटा, ग्राम सभा, ठीक है। द पंचायत वर्क, जो पंचायत है बेटा ग्राम सभा के अंदर काम करेगी, ठीक है। जो पंचायत काम कर रही है किसके अंदर काम कर रही है बेटा, ग्राम सभा के अंदर, ठीक है। जैसे कि डीएसपी हो गया, वो किसके अंदर काम करेगा बेटा, एक आईपीएस के अंदर, ठीक है। और एक आईपीएस किसके अंदर काम करेगा बेटा, जो आईपीएस ऑफिसर होगा बड़ा वाला हाई लेवल का, यानी कि डीजीपी एडीजीपी, उनके अंदर। जैसे कि एसडीएम तहसीलदार वगैरह ये किसके अंदर काम करेंगे, एसडीएम के अंदर। और एडीएम किसके अंदर काम करेगा बेटा, आईएएस ऑफिसर के अंदर, ठीक है। वैसे ही यहाँ जो ग्राम सभा है इसके अंदर कौन काम कर रहा है, पंचायत, ठीक है। हाँ, तो ऑल द वोटर्स इन द विलेज, यानी कि गांव के अंदर जितने भी बेटा 18+ वाले हैं, ठीक है, वो सब क्या है बेटा, मेंबर्स एक साल में 2 बार मिलेंगे, और वो क्या करेंगे, एनुअल जो बजट होगा उसको अप्रूव करेंगे। यानी कि गांव के अंदर जो काम होने वाला है, जो और हो गया है, उसको पेश करेंगे। देन गवर्नमेंट से क्या करेंगे बेटा, मनी रिक्वायरमेंट करेंगे कि कि हमको जो है इतने पैसे चाहिए, इससे हम स्कूल बनाएंगे, इससे हम मेडिकल खोलेंगे, मेडिकल पर तरह तरह के सामान बेचेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, बच्चों का इलाज करेंगे। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के डेवलपमेंट तक का, वो सारा अप्रूव कराएंगे बेटा किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। कौन कराएगा बेटा, ग्राम पंचायत करवाएगा, ठीक है, ग्राम सभा के अंदर, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद जो आती है पंचायत समिति और ब्लॉक। पंचायत समिति और ब्लॉक, जब ग्राम पंचायत एक साथ ग्रुप बना करके इकट्ठे होते हैं तो उससे क्या बनती है बेटा, पंचायत समिति। इसको अपन बोल रहे हैं ब्लॉक और मंडल। अगर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाए कि मंडल क्या है और ब्लॉक क्या है, तो मंडल और ब्लॉक जो है बेटा किसके ऑर्गन से बेटा, पंचायत समिति के, ठीक है। किसके ऑर्गन से बेटा, पंचायत समिति के सर नाम है ये, ब्लॉक और मंडल। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपन को बिल्कुल भी, ठीक है। अरे सर ये क्या, इसकी तो सर आंखें ही बाहर आ गई। अरे बेटा, आंखें तो बाहर आएंगी ना, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आंखें क्या, सब कुछ बाहर आ जाएगा, फेफड़े भी बाहर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। इसके बाद द मेंबर ऑफ पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको कौन करेगा, किसके द्वारा चुने जाएंगे बेटा, वो पंचायत मेंबर्स के द्वारा चुने जाएंगे। अब पंचायत मेंबर्स कौन होगा बेटा, एक सरपंच हो गया और पंच हो गया, उसके द्वारा ही चुने जाएंगे। यही तो है, पंचायत मेंबर्स कौन हुए, जो पंचायत कर रहे हैं बेटा, बैठे बैठे, ठीक है। खटिया डाल के कहीं पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, चार लठिया ले ली, आता हूँ मैं, चलो। हाँ, इसके बाद जो बात आ रही है बेटा परिषद की आ रही है, जिला परिषद। जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जहाँ बेटा तुम लोग बैठने वाले हो एज अ आईएएस, एज अ एसडीएम, या फिर आईपीएस यानी कि एसपी, ठीक है। अब तुम लोगों में से सब थोड़ी बनोगे बेटा, सबका जो गोल है अलग है। किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है। बट जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी मंडल्स हैं, जितनी भी पंचायत समिति हैं, वो सब एक साथ आ करके जो है जिला परिषद फॉर्म करेंगी, यानी जिला परिषद बनाएंगी, ठीक है सर, ये भी आगे समझ में। इसके बाद बेटा, हाँ, इसके बाद मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो मेंबर है बेटा कहाँ के, लोकसभा के। इंडियन पार्लियामेंट में बेटा 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, ठीक है सर, ये तो पता है। हाँ, तो दूसरा सर राज्यसभा हो गया, ठीक है बेटा, बहुत होशियार हो गए तुम। हाँ, तो इंडियन पार्लियामेंट में ये 2 हाउसेज हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा, लोकसभा की हो रही है, ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है बेटा, एमएलए, और ये कैसा होता है, अंगूठा टेक, अंगूठा छाप बेटा, ठीक है। और इसको अपन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे सर, विधायक बोलते हैं इसको अपन, बिल्कुल सही। यानी एमएलए यानी कि विधायक, जो कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और साथ ही साथ लोकसभा के मेंबर्स, ठीक है, इन सबको मिला देंगे, एक साथ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बन जाएगी। और ये मेंबर बन जाएंगे किसके, जिला परिषद के। और ये मेंबर कहलाएंगे किसके बेटा, जिला परिषद के, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायती राज, ब्लॉक समिति, ये सब तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया बेटा, तो एक बार फिर से जा करके वीडियो देखना, समझना अच्छे से। और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अपना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो बेटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी जिले के अंदर होगा, ठीक है। ठीक है सर, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बोलेंगे, ठीक है। म्युनिसिपल यानी कि अपन कह सकते हैं नगर निगम एक तरीके से। तो इसमें भी बेटा जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनके क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। क्या होंगे बेटा, इलेक्शन होंगे। अरे सर, पूरा इंडिया इलेक्शन पे निर्भर है, बिल्कुल बेटा। तो देखो यहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस जो करवाएगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो है, इसका क्या होगा बेटा, म्युनिसिपैलिटी मेयर होगा, यानी कि हेड होगा किसका, पॉलिटिकल हेड होगा किसका, म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो है पॉलिटिकल हेड होगा किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, मेयर। मेयर यानी इंग्लिश में तो मेयर बोल दिया सर, हमें हिंदी बताओ सर, इंग्लिश कमजोर है सॉरी। तो बेटा मेयर को अपन बोलेंगे महापौर। क्या कहेंगे, महापौर, ठीक है। मेयर को, जो क्या करेगा, जितने भी काम होंगे गंदगी वाले, साफ सफाई वाले, ठीक है, उनको देखेगा। किसके अंदर बेटा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि जिले के अंदर जितने भी काम होते हैं नगर निगम वाले, उनका जो इंचार्ज होगा, उनका जो चीफ होगा, वो क्या, वो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेयर, ठीक है सर। इसके बाद ओवर देयर आर अबाउट 300 वो 3,60,000 रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। कितने रिप्रेजेंटेटिव है बेटा पंचायत म्यूनसिपैलिटीज के अंदर, 3,60,000, ठीक है। इसमें से जो 1/3 है उनको अपन अलग कर दो वुमेन्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर बेटा क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट्स हैं सबको बराबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स भी यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। तो यहाँ जो अपना चैप्टर है वो होता है अपना खत्म। अगर फिर भी इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना, मैं उस कमी को बेटा पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और साइड में बेटा बेल आइकन आ रहा होगा, उसको दबा दें, जिससे कि जो है वीडियो के बेटा अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।